नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से मध्यकालीन भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए। तुगलक वंश से संबंधित ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने तुगलक वंश से संबंधित पार्ट 1 वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समाहित किया हुआ है। आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मोहम्मद तुगलक वंश का तीसरा जो शासक हुआ था उसको हम लोग फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं, और यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई संतान नहीं होता है, तो इस वजह से उस समय के जो तुगलक वंश के समय में जो दरबार में रहने वाले उलेमा और अमीर वर्ग थे, जिनका शासन पर बहुत ही महत्वपूर्ण पकड़ होता था, तो उन लोगों ने मिलकर के क्या किया, फिरोज शाह तुगलक को ही अगला शासक घोषित कर दिया था। दोस्तों, अगर फिरोज शाह तुगलक के पिता की बात करें तो उनका नाम जो है वो रज्जब था, और इनकी माँ जो थी वो राजकुमारी, मतलब वो राजपूत राजा की बेटी थी, यानी कि राजपुतानी थी। फिरोज शाह तुगलक का जो पहला अभिषेक हुआ था वो ठट्टा में ही हुआ था, जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। बाद में दोबारा जो है सो जब दिल्ली आने के बाद भी इनका राज्याभिषेक किया गया था, परंतु प्रथम राज्याभिषेक जो है इनका वो मोहम्मद बिन तुगलक की जहाँ मृत्यु हुई थी वहीं पर हुई थी। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया है आपको कि फिरोज शाह तुगलक जो शासक बना था वो उलेमाओं और अमीरों के द्वारा घोषित शासक था। इसका गद्दी पर कोई अधिकार बनता नहीं था। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई वारिस नहीं होने के कारण उलेमा वर्ग ने जो है उनको शासक घोषित कर दिया था, तो निश्चित सी बात है कि इन्हें भी उलेमाओं के कहे अनुसार ही कुछ नियम कायदे कानून जो है वो फॉलो करना पड़ा था। और इन्होंने उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए अपना शासन जो है वो शरीयत के हिसाब से ही चलाने का निर्णय लिया, और इन्होंने उसी के आधार पर जो है सो कुछ नियम कायदे कानून भी बनाए। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने हिंदुओं व मुस्लिमों के लिए अलग अलग नियम बनाए। यानी कि एक तरह से अभी आप लोग एक वर्ड सुनते होंगे, तुष्टीकरण। तो इन्होंने उलेमाओं को तुष्टीकरण करने के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिससे ये साबित हो सके कि ये मुस्लिमों का, इस्लाम का सच्चा सेवक है और ये हिंदुओं के प्रति उदारता की भावना नहीं रखता है। हाँ, परंतु इसके बावजूद फिरोज शाह तुगलक ने कई कल्याणकारी काम भी किए थे, जिनको हम लोग आगे देखेंगे। तो इन्होंने कुछ कल्याणकारी, मतलब सामाजिक कल्याण के काम किए थे जिससे लोगों को डायरेक्ट फायदा हो। और इन्होंने कुछ क्या कहते आर्किटेक्ट का भी निर्माण किया था, कुछ भवनों महलों का भी निर्माण किया था। तो चलिए, सबसे पहले इनके द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य जो किए गए थे उनको देखते हैं। और इनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य के कारण इन्हें सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि चूंकि जिस वक्त फिरोज शाह तुगलक शासक था तो वहाँ तब तो अकबर का नामो निशान ही नहीं था, तो फिर इसे सल्तनत युग का अकबर कैसे कहा जा सकता है। तो इसको सल्तनत युग का अकबर जो है उस समय में नहीं कहा गया था। बाद में आधुनिक समय में जो इतिहासकार हुए थे उनके द्वारा ये उपाधि, जब इनके रिसर्चों को इनसे जुड़ी हुई रिसर्च को पढ़ा गया या इनसे जुड़ी हुई पुस्तकों को पढ़ा गया, तो आधुनिक इतिहासकार ने इन्हें ये उपाधि दी थी। उस समय में इन्हें ये उपाधि नहीं दी गई थी। तो चलिए, इनके द्वारा किए गए निर्माण और लोक कल्याण कार्य को देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इनके पूर्ववर्ती
शासकों के द्वारा जो है अलग अलग तरह के 24 प्रकार के टैक्सेस वसूल किए जाते थे। तो इन्होंने उन सारे टैक्सेस को हटा करके केवल 4 टैक्सेस लागू किया, जिसकी चर्चा शरिया में भी है, इस्लामी कानून में भी, और इस चारों कर के बारे में हमने इस्लाम का उदय वाला चैप्टर जो है उसमें बता चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। इसीलिए सबसे पहले हमने जब मध्यकालीन इतिहास शुरू किया था तो सबसे पहला वीडियो मैंने इस्लाम के उदय से संबंधित ही बनाया था, क्योंकि पूरे मध्यकाल में इस्लामिक शासन का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे टर्म जो है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस्लाम के जानने की आवश्यकता होती है। तो चलिए उन 4 करों को देखते हैं कौन कौन सा था। तो उसे खम्स, खराज, जजिया और तकाज कहा जाता था। तो खम्स वह टैक्स जो होता था जब सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा, राजा के द्वारा किसी राज्य पर आक्रमण किया जाता था और वहाँ के सेनाओं के द्वारा जो धन लूटा जाता था और उस पर जो लगने वाला टैक्स होता था वो उसे खम्स कहा जाता था। और वो टैक्स 1/5 होता था, यानी 1/5 होता था, यानी कि टोटल जो है धन को 5 हिस्सों में बांट करके एक हिस्सा सरकार को मिलता था और बाकी जो है वो सेनाओं के बीच में आपस में बांट दिया जाता था। दूसरा जो है खराज कर। खराज उस कर को कहा जाता था जो कृषि से संबंधित होता है, यानी कृषि के उपज पर लगाया जाता था, जो 1/3 से 1/5 भाग तक हुआ करता था। अलग अलग जमीन के प्रकार के आधार पर टैक्सेस थोड़े कम ज़्यादा होते रहते थे। अगर कहीं की जमीन अच्छा होता था तो वहाँ 1/5 कर वसूला जाता था, और कहीं अगर ऐसी जमीन थी जिसकी उपजाऊ उतनी नहीं होती तो वहाँ 1/3 कर जो है वो वसूला जाता था। तीसरा जो कर है वो जजिया कर है, और ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी ये एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू किया था। इससे पहले हिंदुओं से तो जजिया कर वसूल किया था कई और शासकों ने। सर्वप्रथम तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर वसूला था, परंतु उस वक्त तक जो है वो ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। और तीसरा जो है उसको जकात कहा जाता था। जकात जो है ये मुस्लिमों पर लगाया जाता था, और ये भी एक तरह का धार्मिक कर ही हुआ करता था, जो उनकी कमाई का 2.5 यानी 2.5% के आसपास होता था, और वो टैक्स से मुसलमानों से, धनी मुसलमानों से लिया जाता था और गरीब मुसलमानों के कल्याण में जो है वो खर्च किया जाता था। अगर लोक कल्याणकारी कार्य के क्रम में इनके द्वारा किए गए दूसरा कार्य देखें तो फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है इनके दरबार में बहुत सारा जो है दास हुआ करता था। तो दासों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होती थी, परंतु इन्होंने दास के रख रखाव को लेकर के थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया, और इसके लिए इन्होंने जो है एक विभाग का भी गठन किया था, जिससे दीवाने बदंगा कहा जाता था। और कहा जाता है कि इनके पास लगभग 1,80,000 दासों की संख्या थी। तीसरा जो लोक कल्याणकारी कार्य इन्होंने किया था वो इन्होंने एक दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, और इनके द्वारा जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता की जाती थी। और चौथा इसने दारुल शफा, यानी कि जिसे एक खैराती अस्पताल कह सकते हैं, तो दारुल शफा बनवाया था। मतलब ऐसा अस्पताल जहां गरीबों, निर्धनों, लाचारों का जो है वो मुफ्त में इलाज किया जाता था। दोस्तों अगर इसके लोक निर्माण की बात करें तो लोक निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया था, इन्होंने किसानों की सिंचाइयों के लिए लगभग इन्होंने शासक बनने के बाद इन्होंने जो है वो लगभग 300 नगरों का निर्माण करवाया था। और अगर उन 300 नगरों में से कुछ प्रमुख शहरों की हम बात करें तो उसमें जौनपुर, जो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जैसे कि हम लोग बताए हुए उस वीडियो में हमने बताया हुआ आप लोगों को कि उनका असली नाम जो वो जोना खा रहता है, तो उनके याद में
उन्होंने एक शहर बताता है जिसका नाम जौनपुर रखा जाता है। इसके साथ ही इन्होंने फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार तथा फतेहाबाद 300 शहरों में से महत्वपूर्ण शहर थे। इसके अलावा इन्होंने 5 बड़े नहरों और कई छोटे नहरों का निर्माण भी करवाया था, ताकि सिंचाई जो है वो आसानी से हो सके। और सिंचाई अगर आसानी से होगी तो क्या होगा, उपज अच्छी होगी, और उपज अच्छी होगी तो क्या होगा, किसान टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देंगे, जिससे क्या होगा, राज्य का जो कोष है उसमें वृद्धि होगी। और कहा जाता है कि अगर सल्तनत काल की बात किया जाए तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, हालांकि नहरों की शुरुआत जो किया गया था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, परंतु सर्वाधिक नहरों का निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। तो इनके द्वारा जो नहर बनाए गए थे और नहरों के द्वारा जिन भूमियों की सिंचाई की जाती थी उन पर भी इन्होंने एक टैक्स लगाया हुआ था। इस टैक्स को हम लोग हक ए सर्व के नाम से जानते हैं, और ये टैक्स जो होता था वो कुल उपज का 1/10 भाग होता था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसके द्वारा जो है इन्होंने कई सारे भारतीय ग्रंथों को जो है वो फारसी के अलावे और कई अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करवाया था। दोस्तों, अगर फिरोज शाह तुगलक से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी लोक निर्माण के क्षेत्र में काम किया था, तो उन सभी का वास्तुकार जो था वो मलिक गाजी था, और इनके देखरेख में ही सारे निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय का। इसके अलावा इन्होंने उलेमा यानी इस्लामिक धार्मिक गुरुओं को उलेमा कहा जाता है, तो उनको खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन पर खलीफा का नाम भी लिखवाया था। खलीफा क्या होता है ये भी अगर आपको समझना हो तो आप हमारा इस्लाम के उदय वाला वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने इसे समझाया हुआ कि खलीफा क्या होता है। इसके अलावा उसने अशोक के समय के 2 स्तंभ लेख को, जो एक उस वक्त मेरठ में था और दूसरा टोपरा में था, वो दोनों उठवा करके क्या किया था, दिल्ली ले आया था। ठीक है, इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, और इनके द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई थी उनका नाम है फुतुहात-ए-फिरोज शाही। इसके अलावा बर्नी जो कि एक इतिहासकार था, वो फिरोज शाह के दरबार में भी रहता था, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी रहता था, और जब ये राजा बना तो इनके दरबार में भी रहा करता था। दोस्तों, अगर फिरोज शाह तुगलक के बाद देखते हैं तो तुगलक वंश का पतन का दौर जो है वो शुरू हो जाता है, और तुगलक वंश का अंतिम शासक जो होता है उसको हम लोग नसीरुद्दीन महमूद के तुगलक के नाम से जानते हैं। और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में ही 1398 ईस्वी में जो है दिल्ली पर, या कह लीजिए भारत पर, तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और वह दिल्ली में भयानक लूटपाट मचाता है और काफ़ी सारा धन लूट कर लेकर के चला जाता है। दोस्तों, तैमूर के आक्रमण की वजह से क्या होता है, नसीरुद्दीन महमूद का साम्राज्य जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और बहुत ही कम सीमा में सिमट के रह जाता है। बाकी सारे क्षेत्रों पर जो है वो तैमूर लंग का एक सिपा सालार होता है, खिजर खां, वो उसे सौंप देता है। और अगर इसकी सीमा की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ दिल्ली से लेकर के पालम तक ही सीमित करके रह जाता है। दिल्ली से, यानी पुराने दिल्ली से लेकर के आप पालम, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो महिपालपुर जिसको बोलते हैं, जो एयरपोर्ट का जो इलाका है वहाँ से लेकर के और पुरानी दिल्ली यानी मेहरौली कह लीजिए, चांदनी चौक, तो उसने सीमा तक ही सिमट करके रह गया था। और ये क्वेश्चन जो है वो 64 बीपीएससी में पूछा भी गया था कि किस शासकों को जो है दिल्ली से पालम तक के बादशाह करके संबोधित किया जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि इसमें जब भी जो पढ़ा है इनमें से कई सारे क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट हुआ है और कई कम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। हम जो भी पढ़ाते हैं, आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन लेके आ जाइए तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे।
और हमने थोड़ा सा डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ाने का काम किया है। देखिए फैक्चुअल नॉलेज ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन साथ में कंसेप्चुअल समझ भी होना जरूरी है, वरना आप एग्जाम में अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फैक्ट की एक सीमा है ना, कितना याद कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपको पूरी कहानी पता रहेगी तो आप क्वेश्चन का जो है जवाब वो आसानी से दे सकते हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैमूरलंग के वापस जाने के क्रम में उसने लाहौर के क्षेत्र में अपने सेनापति खिज्र खां को शासन करने के लिए छोड़ देता है और वह इस तरह से तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों तुगलक वंश के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है उसको हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं। वैसे सैयद वंश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उसका एक ही शासक होता है खिज्र खां, और इसके बाद ये सैयद वंश खत्म हो जाता है और लोधी वंश शुरू हो जाता है। तो अगर मैं उसे नहीं भी पढ़ाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हमें पढ़ाना चाहिए तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि नहीं आप वो उस पर भी वीडियो बना दीजिए तो मैं बना दूंगा, नहीं तो अगला वीडियो जो है वो मेरा लोधी वंश से संबंधित आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, गुड नाइट।